हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हिक्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल या हिक्स के व्यापार चक्कर के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हम सैमुअल्सन के व्यापार चक्र सिद्धांत को डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये डिस्कस किया था कि सैमुअल्सन के अनुसार व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंटरेक्शन है, यानी गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया है, जिसके फलस्वरूप व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। सैमुअल्सन का सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या करने का एक वैज्ञानिक ढंग हमारे सामने प्रस्तुत करता है और वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन हिक्स जो है वो सैमुअल्सन के इस विचार से तो सहमत थे कि व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का इंटरेक्शन है। लेकिन हिक्स आर्थिक उतार चढ़ाव की जो प्रवृत्तियां हैं उनके संदर्भ में सैमुअल्सन ने जो निष्कर्ष निकाले थे उनसे सहमत नहीं थे। यानी सैमुअल्सन ने जो व्यापार चक्रों का मॉडल विकसित किया था, हिक्स उनके जो निष्कर्ष थे मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर से रिलेटेड, उस पर वो पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1956 में अपनी पुस्तक ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल्स में गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित ही एक व्यापार चक्र के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यह जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है ये सैमुअल्सन के व्यापार चक्रों के सिद्धांतों की कुछ कमियों को उजागर करता है, उनको दूर करता है। इस मॉडल की जो सीमितताएं थी उनको दूर करने का प्रयास करता है, उसमें वो इंप्रूवमेंट करता है। सैमुअल्सन ने जिन व्यापार चक्रों की व्याख्या की थी वो एक स्थिर संतुलन के इर्द गिर्द घूमते थे, जबकि हिक्स ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए वहां पर जो व्यापार चक्र उन्होंने दर्शाए वो एक वर्धमान पथ, यानी एक बढ़ते हुए रास्ते या बढ़ती हुई जो रेखा है या एक ट्रेंड लाइन है, उसके आगे ऊपर और नीचे मूवमेंट्स को, ट्रेड साइकिल्स को दिखाया, जबकि सैमुअल्सन ने एक स्थिर लाइन के साथ ट्रेड साइकिल्स को दिखाया था। दूसरा, सैमुअल्सन ने अपने व्यापार चक्र के सिद्धांत में 5 प्रकार के व्यापार चक्रों का उल्लेख किया था, जो हमने ए, बी, सी, डी और ई रीजन के द्वारा सैमुअल्सन के सिद्धांत में डिस्कस किए थे। लेकिन हिक्स का यह मानना था कि ए, बी, डी और ई जो रीजन्स हैं वो जो वास्तविक जो व्यापार चक्र हैं उनकी संभावना से हिक्स जो है वो सहमत नहीं थे। यानी सैमुअल्सन ने कहा था कि 5 प्रकार के व्यापार चक्र आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हिक्स जो है वो केवल सी रीजन के व्यापार चक्रों से, तो सैमुअल्सन के जो व्यापार चक्र हैं जो सी रीजन में उन्होंने दर्शाए थे उनसे तो सहमत थे, लेकिन बाकी जो 4 बच गए थे उनसे वो सहमत नहीं थे। सी, अगर आपको ध्यान हो तो सी रीजन में किस तरीके के व्यापार चक्रों को हमने डिस्कस किया था, जो विस्फोटक थे, इस तरीके से जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता था। इस तरीके के व्यापार चक्रों को हमने देखा था जो सी रीजन में आते हैं। तो जो विस्फोटक व्यापार चक्र हैं, जो एक्सप्लोजिव साइकिल्स हैं, उनसे तो हिक्स सहमत थे, लेकिन बाकी जो उन्होंने डैम्प्ड साइकिल दिखाए या रेगुलर साइकिल दिखाए या साइकिललेस पाथ था या एकदम जो एक्सप्लोजन होता था, उनको जो है उन्होंने नकार दिया कि ये जो व्यापार चक्र है वास्तविक नहीं है। वास्तव में जो सी रीजन में व्यापार चक्र आते हैं, जो एक्सप्लोजिव साइकिल्स सैमुअल्सन ने दिखाए थे, उनसे वो सहमत था। लेकिन हिक्स ने यहां पर इंप्रूवमेंट की, जो साइकिल्स आते हैं उनकी उन्होंने एक अपर लिमिट और एक तो लोअर लिमिट फिक्स की। दूसरा, उन्होंने जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको ट्रेड साइकिल्स के साथ जोड़ा। यानी जैसे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, सैमुअल्सन का जो सिद्धांत था वो व्यापार चक्रों का एक स्थिर लाइन के इर्द गिर्द मूवमेंट था। लेकिन जो हिक्स ने जो माना, जिस प्रकार का व्यापार चक्र माना, उसमें उन्होंने एक आर्थिक विकास की बढ़ती हुई दर के इर्द गिर्द व्यापार चक्रों को माना। तो बेसिकली ये एक मेन डिफरेंस है जो सैमुअल्सन के मॉडल और हिक्स के मॉडल में है। एक तो वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी है उसको इंटीग्रेट करता है ट्रेड साइकिल की थ्योरीज के साथ, जबकि सैमुअल्सन ने सिर्फ एक सीधी लाइन के इर्द गिर्द व्यापार चक्रों को दर्शाया था। इसके साथ साथ जो हिक्स का जो सिद्धांत है वो केवल सी रीजन में आने वाले व्यापार चक्रों को डिस्कस करता है, यानी केवल एक्सप्लोजिव साइकिल्स की जो संभावना है उसको मानता है, बाकी संभावनाओं को वो डिस्कस नहीं करता है। आइए अब हम हिक्स के व्यापार चक्र सिद्धांत को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, हिक्स ने अपनी थ्योरी 1956 में अपनी प्रकाशित एक पुस्तक में दी थी।
हिग्स का जो सिद्धांत है वो सैमुअल्सन के मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन इंट्रैक्शन सिद्धांत पर निर्भर करता है, और इस सिद्धांत को वो हैरोल्ड डोमर की जो वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ है उसके साथ कंबाइंड करता है और इस आधार पर अपनी थ्योरी विकसित करता है। हिग्स के ट्रेड साइकिल को समझने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो उन्होंने यूज की थी उनको समझना जरूरी है। पहला है जेएम केन्स का मल्टीप्लायर एनालिसिस, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त निवेश के महत्व पर प्रकाश डालता है कि किस तरीके से स्वायत्त निवेश में होने वाली वृद्धि मल्टीप्लायर के फलस्वरूप आय में कई गुना वृद्धि लाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हिग्स का मॉडल यूज करता है वो जेएम क्लार्क के एक्सेलरेशन एनालिसिस या त्वरक सिद्धांत को शामिल करता है। त्वरक सिद्धांत जैसा कि आप जानते हैं, हमने सैमुअल्सन मॉडल में थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो प्रेरित निवेश है, यानी जब आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के कारण उपभोग बढ़ता है, उपभोग बढ़ने के कारण जो है निवेश की उपभोग बढ़ने के कारण निवेश की मांग बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उस बढ़ी हुई मांग को वर्तमान उद्योग पूरा नहीं कर पाते हैं। जो पहले की उत्पादन क्षमता है उससे वो आय के कारण बढ़े हुए उपभोग की मांग पूरी नहीं होती है, इसलिए नया निवेश करना जरूरी हो जाता है। यानी जो एक्सेलेरेटर एनालिसिस है या एक्सेलेरेशन एनालिसिस है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के रोल को बताता है। और तीसरा है हैरोल्ड का जो ग्रोथ एनालिसिस है उसको वो शामिल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरोल्ड ने अपने जो मॉडल थे उसमें 3 प्रकार की रेट ऑफ ग्रोथ ली थी, वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ एंड नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ की कंसेप्ट को कंबाइन करता है ट्रेड साइकिल के मॉडल के साथ। जैसा कि हम जानते हैं जो वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ वो ग्रोथ है जहां पर इकोनॉमी में जितनी भी सेविंग है वो सारे की सारी इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाती है, यानी जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिजायर्ड लेवल पे एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी इकोनॉमी में जितनी भी सेविंग है वो सारे की सारी यूज हो जाती है। तो इस तरीके से इकोनॉमी जो है अपने आप को इस प्रकार संतुलन में रखती है कि वहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी उद्योगपति जिस उद्योग दर की आशा करते हैं, ठीक है, जितना वो सामान उद्योगपति बनाते हैं, अगर वो सारे का सारा सामान बिक जाए, यानी उनके पास अंडर इन्वेंट्री और ओवर इन्वेंट्री ना हो, तो उस रेट को हम वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर है। तो इस कंसेप्ट को हिग्स का मॉडल यूज करता है। अगर जैसा कि मैंने बताया था, अगर रियल सेविंग और रियल जो इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के बराबर होगा तब हम कहेंगे इकोनॉमी जो है वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ पे ग्रो कर रही है। अब ये जो इंट्रैक्शन है मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर का, उसके जो फ्लक्चुएशन है दे वुड बी अराउंड द वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ। जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये हमारी वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ है तो जो साइकिल्स हैं वो इसके अराउंड आएंगे, यानी वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ के अराउंड साइकिल जो है व्यापार चक्र है वो उत्पन्न होंगे। तो हिग्स के अनुसार इंट्रैक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर कॉजेज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन अराउंड वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ। आइए अब हम हिग्स के मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। हिग्स के अनुसार अर्थव्यवस्था प्रारंभ में संतुलन में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन एक समय के बाद ड्यू टू इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हटके डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में चली जाती है। अर्थव्यवस्था जो है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव से हमारा क्या अभिप्राय है कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करता रहता है। अगर इसको हम कंपैरिजन करें सैमुअल्सन के अजम्पशन से तो वहां पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को स्थिर माना था, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ता है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो हर समय एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगी, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता रहेगा, एक ही स्थान पर नहीं रहेगा। देयर आर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर थ्रू आउट द डिफरेंट फेजेज ऑफ ए साइकिल। यानी जो व्यापार चक्र के विभिन्न चरण हैं उनमें मल्टीप्लायर की वैल्यू और एक्सीलरेटर की वैल्यू एक समान रहती है, उसमें चेंज नहीं आते, चाहे कॉन्ट्रैक्शन फेज हो चाहे एक्सपेंशन फेज हो। इसका मतलब जो कंजम्पशन फंक्शन है यानी अल्फा की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है यानी बीटा की वैल्यू, दोनों को हमने कांस्टेंट माना है। कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कांस्टेंट है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कांस्टेंट है। इसके बाद हिग्स के मॉडल की मान्यता है कि जो ग्रोथ है उसकी एक अपर लिमिट होती है जिसको उन्होंने नाम दिया सीलिंग, यानी इकोनॉमी जो है वो उससे ऊपर नहीं बढ़ सकती। छत है, छत से ऊपर नहीं बढ़ सकती, एक अपर लिमिट उन्होंने फिक्स की, उस अपर लिमिट से इकोनॉमी जो है ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, और वो नॉर्मली उन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो। इसके साथ साथ
हिक्स ने जो अपने मॉडल में एक्सीलेटर के रोल की जो व्याख्या की, उसमें उन्होंने ये मान लिया कि हालांकि कोई डायरेक्ट कंस्ट्रेंट तो नहीं है कॉन्ट्रैक्शन पर, लेकिन डाउन स्विंग जो होती है, यानी इकोनॉमी जब एक्सपेंशन की बजाय जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में होती है, जिसको हम डाउन स्विंग कहते हैं, तो उसके कारण जो एक्सीलरेटर है वो एक इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट यानी उस पर रुकावट करता है, यानी अर्थव्यवस्था के जो गिरने की दर है उसको रोकने का प्रयास एक्सीलरेटर करता है। यानी एक्सीलरेटर का जो काम है वो स्लो हो जाता है जब डाउनवर्ड स्विंग होती है, या बेसिकली वो काम नहीं करता है। हिक्स के मॉडल में मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर एक टाइम लैग के साथ ट्रीट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि टी समय का कंजम्पशन है वो T-1 समय की इनकम पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है या जो एक्सीलरेटर है वो भी एक लैग के साथ ट्रीट होता है, यानी जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी T समय का T-1 समय की इनकम में चेंजेस को रेस्पॉन्ड करता है, यानी वो भी एक टाइम लैग के साथ है। एक और इंपॉर्टेंट एजम्पशन हिक्स के मॉडल का ये है कि इकोनॉमी में जो रियलाइज्ड ग्रोथ रेट है या जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है और नेचुरल ग्रोथ रेट है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तभी इकोनॉमी जो है संतुलन में होती है। यानी जो रियलाइज्ड सेविंग और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन एक बार ये संतुलन अगर हट जाता है, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डिसइक्वलिटी आ जाती है या ग्रोथ रेट्स जो हैं जब एक दूसरे से हट जाती हैं, समान नहीं रहती हैं, तो उस कंडीशन में अगर एक बार अर्थव्यवस्था संतुलन से हट जाती है तो वो संतुलन से और अधिक दूर जाती है। ऐसा हिक्स के मॉडल का मानना था, जो हेरोड के मॉडल से कंसेप्ट उन्होंने ली थी उसके आधार पे। अब हिक्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल जो है, जैसा कि हमने बताया था, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में अंतर के साथ शुरू करता है। हिक्स ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को क्या बताया? पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, या इन्वेस्टमेंट विच ओकर्स इन डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू इन्वेंशन, यानी अगर नए आविष्कार हुए उनके रेस्पॉन्स में अगर इन्वेस्टमेंट होता है, और ज्यादातर जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है जो अपने आप लॉन्ग रन में अपने लिए पे करता है, इन सब को उन्होंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा माना था। यानी हिक्स के अनुसार जो स्वायत्त निवेश है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, या लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग रेंज इन्वेस्टमेंट है, वो जो सारे इन्वेस्टमेंट हैं उनको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसके विपरीत हिक्स का यह मानना था कि जो प्रेरित निवेश है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, वो है जो चेंज ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करता है। यानी जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इट इज ए फंक्शन ऑफ इकोनॉमीज ग्रोथ रेट, अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर के साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था कि जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की, वो जो है कंजम्पशन को बढ़ाएगी, और कंजम्पशन के बढ़ने से निवेश की मांग बढ़ेगी, जिसको हमने प्रेरित निवेश का नाम लिया था। हिक्स के जो सिद्धांत है उसमें जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो जो एक्सेलरेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी एक्सेलरेशन की जो कंसेप्ट है उसका जो अंडरलाइंग फैक्टर है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। यानी उपभोग की मांग के फलस्वरूप, क्योंकि निवेश को हमें बढ़ाना पड़ता है ताकि उस बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सकें, और उसके एक्सीलेटर की वैल्यू के बराबर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी कंजम्पशन डिमांड है उसको। तो एक्सीलेशन के प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। इसलिए जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की कंसेप्ट है वो हिक्स की व्यापार चक्र सिद्धांत का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। अब हम देखते हैं हिक्स के मॉडल की कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो इसको बाकी मॉडल से अलग करते हैं। पहला तो इन्होंने अपर लिमिट टू ग्रोथ और साइकिल ऑफ ट्रेड साइकिल की कंसेप्ट दी कि जो ग्रोथ है उसकी एक अपर लिमिट है, जिसको हमने सीलिंग का नाम दिया था, अजम्पशन में भी हमने कहा था। तो हिक्स ने ये कहा कि जो ग्रोथ है उसकी एक अपर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उसको उन्होंने ये कहा कि ये जो अपर लिमिट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जब सारे एम्प्लॉय हो जाएंगे उसके बाद ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रोफेसर हिक्स का मानना था। तो ये सीलिंग है जिससे ऊपर ग्रोथ नहीं जा सकती है। दूसरा, उन्होंने एक लोअर लिमिट भी फिक्स की कि जो ग्रोथ है उसकी एक लोअर लिमिट भी है, जिसको उन्होंने नाम दिया फ्लोर। अगर उन्होंने अपर लिमिट को सीलिंग कहा तो जो ट्रफ जिसको हम कहते थे उसको उन्होंने नाम दिया फ्लोर, यानी उससे नीचे नहीं गिर सकती। इकोनॉमी जो है एक नीचे का लेवल है जिसको उन्होंने फ्लोर कहा, या लोअर लिमिट टू ग्रोथ है, उससे नीचे इकोनॉमी जो है वो नहीं गिरेगी। और ये लोअर लिमिट जो है ये डिसाइड होगी पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल स्टॉक की अमाउंट के आधार पर।
तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है राइजिंग ट्रेंड ऑफ ट्रेड साइकिल, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था कि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के अराउंड इकोनॉमी मूव करती है। अगर ये वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है तो इकोनॉमी जो है इसके जो साइकिल्स हैं इसके अराउंड आते हैं, यानी राइजिंग ट्रेंड होगा साइकिल्स में। एक जो हमारी पीक और दूसरी पीक जो है वो एक लेवल पे नहीं होगी, उनमें राइजिंग ट्रेंड होगा। इसी तरीके से एक ट्रफ और दूसरी ट्रफ में राइजिंग ट्रेंड होगा। तो हिक्स ने राइजिंग ट्रेंड ऑफ ट्रेड साइकिल को माना है। अब हिक्स के जो मॉडल है उसकी बेसिक आर्गुमेंट, यानी वो अपने इन जो मान्यताएं हैं या अपने व्यापार चक्रों की व्याख्या के लिए हिक्स कौन सी बेसिक आर्गुमेंट्स को यूज करता है। तो हिक्स के अनुसार सबसे पहले इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम के बाद एक्सपेंशनरी फेज स्टार्ट होगा हिक्स के अनुसार, क्योंकि अर्थव्यवस्था में नए आविष्कार हो गए, किसी कारणों से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है एकदम बढ़ेगा, ब्रस्ट होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, यानी जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ब्रस्ट होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका प्रभाव हमने सैमुअलसन के मॉडल में डिस्कस किया था कि जो मल्टीप्लायर के कारण इनलार्ज इनकम, ज्यादा मात्रा में इनकम जनरेट होगी, और वो इस फार्मूले के आधार पर जनरेट होगी जो हमने सैमुअलसन के मॉडल में डिस्कस भी किया था। तो सबसे पहले इसके अनुसार इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, वहां से एक्सपेंशनरी फेज स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा बढ़ गया है। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इनकम बढ़ी, इस इनकम के बढ़ने के कारण लेवल ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है एक्सीलेटर की वैल्यू पे। मान लो हमारी इनकम के बढ़ने के कारण उपभोग जो है वो 50 करोड़ रुपए के बराबर बढ़ गया, और पूंजी उत्पाद अनुपात हमारा 4:1 है, यानी 1 करोड़ के उत्पादन के लिए 4 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी वो 50x4 यानी 200 करोड़ के बराबर निवेश में वृद्धि होगी। और ये किसके कारण हुई, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण इनलार्ज इनकम हुई, आय का स्तर बढ़ा, आय का स्तर बढ़ा तो उसके कारण एक्सीलेटर इफेक्ट के कारण, क्योंकि वर्तमान उद्योगों में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है जैसा कि हमने मान लिया था, तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो उससे कई गुना ज्यादा होगा। एग्जैक्टली कितना होगा, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बीटा यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो इंटू डेल्टा वाई। यहाँ पे जैसे मैंने इस एग्जांपल में इसको 50 लिया, सॉरी डेल्टा सी लिया था मैंने, तो ये 50 लिया, और ये बी जो है या बीटा जो है वो हमने 4:1 लिया था, तो 4 हो गया इसकी वैल्यू। इस तरीके से हिक्स की आर्गुमेंट क्या है, पहले इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से एक्सपेंशन पाथ में जाएगी, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में स्पर्ट होगा उसके कारण, उसके बाद इकोनॉमी जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम और अधिक बढ़ जाएगी। अब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी इंटरेक्शन की, जिसके कारण मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर इनकम इंटरेक्ट करके एक सुपर क्यूमुलेटिव प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसको हमने सुपर मल्टीप्लायर का नाम लिया था। अब क्या होगा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के बढ़ने से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी वही काम करेगा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ने किया था, ये आय को फिर बढ़ाएगा। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी इंटरेक्शन की, और इसको हम एक सुपर क्यूमुलेटिव प्रोसेस कहते हैं या सुपर मल्टीप्लायर की कंसेप्ट कहते हैं, जिसके कारण इनकम जनरेशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन जो है वो स्टार्ट होती है। अर्थशास्त्री ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली और अधिक वृद्धि को लीवरेज इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और कंबाइंड मल्टीप्लायर एक्सीलेटर लीवरेज को हम सुपर मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। ये सुपर मल्टीप्लायर की प्रोसेस या जो इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर की प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपेंड होके अपने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल या जिसको हमने सीलिंग पॉइंट दिया था वहां तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती रहेगी सीलिंग पॉइंट तक। अब ये सीलिंग पॉइंट तक पहुंचने में इकोनॉमी को स्टैटिक सोसाइटी से कुछ ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि अगर स्टैटिक सोसाइटी होती तो हमारी सीलिंग इस तरीके की होती, लेकिन वास्तव में हमारी सीलिंग इस तरीके की है, इस तरीके की सीलिंग है, क्योंकि ग्रो करती रहती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करता है, तो हमारी सीलिंग भी ग्रो करती जाएगी। तो अगर ट्रेड साइकिल यहां ऊपर की तरफ जाता है तो स्टैटिक सोसाइटी में उसको यहां से यहां जाने में जो समय लगता, डायनेमिक सोसाइटी में उसको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो जो हमारी सीलिंग है वो इटसेल्फ स्टेबल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होती रहती है, उसका लेवल जो है वो ग्रो करता रहता है। तो इसके कारण हमें ज्यादा समय लगेगा। लेकिन एक बार इकोनॉमी जो है वो सीलिंग पॉइंट पर पहुंच गई तो साइकिल्स में डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू होंगे, और वो डाउनवर्ड मूवमेंट जहां से शुरू होंगे उसको हम अपर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। इस अपर टर्निंग पॉइंट पे इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, यानी जो सामान है उद्योगपति जो बना रहे हैं वो बिकना
उनकी जो मांग है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण इन्वेंट्रीज बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज जो हैं अगर वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती हैं तो वो उससे कम यूनिट का प्रोडक्शन कर रही होंगी, जिसको हम सरप्लस कैपेसिटी कहते हैं, ये दिखाई देने लगेंगी। तो इसके फलस्वरूप जो नए निवेश हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और मल्टीप्लायर का जो रिवर्स एक्शन है वो शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी की जो इनकम है उसको वो नीचे की तरफ लाना शुरू कर देगा। अब हमें यहां ध्यान देना जरूरी है कि मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर जो हैं वो अप स्विंग में काफी तेजी से इनकम को बढ़ा के अपर सीलिंग पॉइंट तक लेके गए थे, लेकिन जब एक बार इकोनॉमी में डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है तो मल्टीप्लायर तो काम करता है, वही मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण इनकम जो है वो घटती जाएगी। लेकिन इस जो डाउन स्विंग है इसमें जो एक्सीलेटर है वो इनऑपरेटिव होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो से नीचे तो हो नहीं सकता, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और नेगेटिव इन्वेस्टमेंट जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, अगर वो हो भी रहा है तो वो रिप्लेसमेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट जो हमारी हैं, एक मशीन की जगह दूसरी मशीन अगर हमें लगाने की जरूरत है तो हम वो नई मशीन नहीं लगाएंगे, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे अधिक इन्वेस्टमेंट को हम नीचे नहीं ला सकते। तो जो एक्सीलेटर का इफेक्ट है वो डाउन स्विंग में कम होगा, अप स्विंग में ज्यादा होगा। चलिए अब हिक्स के मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ली हैं जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम के लेवल को बताता है, या एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इन लेवल्स पे वो डिपेंड करती है। ए हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का पाथ है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, स्वायत्त निवेश है। जैसा कि हमने कहा था स्वायत्त निवेश किस चीज पे निर्भर करता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हम स्वायत्त निवेश कह सकते हैं। इन्वेंशन कोई हुआ, कोई नई खोज हुई, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नया कोई आविष्कार हुआ, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो निवेश होता है उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करता जाता है। ये कांस्टेंट रेट आप वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ भी मान सकते हैं, जी भी मान सकते हैं इसको। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो ई कर्व हमने दिखाया है, ई पाथ दिखाया है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पाथ है। अब ये लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पाथ किस चीज पे डिपेंड करता है? ये मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पे डिपेंड करता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से निर्धारित होता है हमारा ई का लेवल, और मल्टीप्लायर एक्सीलेटर के इंटरेक्शन से। अब ई जो है ये हमारे लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पाथ को डिपेंड करती है, जिसको हमने जी का नाम दिया था, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है ये हमारी। इसके बाद हमारा एल जो है लोअर लिमिट है साइकिल्स की, यानी ये हमारी सीलिंग है। ये जो साइकिल्स के ट्रफ है वो इससे नीचे नहीं जा सकते, ये सबसे नीचे का लेवल है जिससे नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं जा सकती। जो हमारी इकोनॉमिक इनकम का लेवल है या एम्प्लॉयमेंट का लेवल है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो इस लेवल से नीचे नहीं जा सकती, इसलिए इसको हम लोअर लिमिट या फ्लोर कहते हैं। ठीक है, लोवेस्ट इक्विलिब्रियम पाथ है। इसके साथ साथ सीसी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पाथ, या जो हमारा हाईएस्ट इक्विलिब्रियम पाथ है, यानी इकोनॉमी जो है इससे ऊपर ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल्स हैं वो किस तरीके से मूव करेंगे। जैसा कि हमने पहले अज्यूम किया था कि जो ई से P0 का पीरियड है, यहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पाथ में चल रही है। इनिशियली हमने कहा था ना कि अर्थव्यवस्था जो संतुलन में रहेगी, तो संतुलन में वो ई से P0 पे जाएगी। अब P0 पे क्या होगा, कुछ नए आविष्कार होंगे, नए इन्वेंशन होंगे, जिसके कारण ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अचानक बढ़ेगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण आय बढ़ेगी मल्टीप्लायर के थ्रू। मल्टीप्लायर के थ्रू आय बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारी उपभोग की मांग बढ़ेगी। उपभोग की मांग बढ़ेगी तो एक्सीलेटर के फलस्वरूप निवेश बढ़ेगा, और एक्सीलेटर और मल्टीप्लायर काम करते हुए इकोनॉमी को P0 से मूव कराते हुए ऊपर की तरफ तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हम सीलिंग पे नहीं पहुंच जाते जो P1 पे है। तो P1 हमारा सीलिंग का पॉइंट है, यानी इससे नीचे जो है एक्सपेंशन फेज नहीं, इससे ऊपर जो है एक्सपेंशन फेज नहीं जा सकता। तो P0 से P1 तक इकोनॉमी एक्सपेंड होगी, और वो क्यों होगी, जैसे मैंने बताया था कि एक ब्रस्ट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके कारण इकोनॉमी जो है वो ई से हटेगी और सीसी जो सीलिंग पॉइंट है उसकी तरफ जाएगी। ये इसलिए होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर जो है वो काम करते हैं। हालांकि कुछ समय के बाद अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट समाप्त भी हो जाता है, जो इन्वेंशन हमने लागू कर दिया, लेकिन फिर भी इकोनॉमी अपने वापस उसी लेवल पे नहीं जाएगी, क्योंकि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कोफिशिएंट है और जो हेरोड की ग्रोथ की कंसेप्ट है उसके अनुसार एक बार अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जाती जाती है। तो यहां भी यही होगा,
तो इसके कारण इकोनॉमी का जो P0 से P1 का एक्सपेंशन होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इसके आधार पे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मल्टीप्लायर के थ्रू इनकम बढ़ेगी, इनकम के कारण हमारा जो है कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन की डिमांड बढ़ने से एक्सीलेटर के फलस्वरूप इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने के फलस्वरूप फिर से हमारी ज़्यादा मात्रा में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ेगा, और इस तरीके से जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, जैसा कि हमने सैमुअल्सन के मॉडल में डिस्कस किया था। अब इकोनॉमी जब P1 लेवल पे पहुंच जाएगी तो जो अपर पॉइंट हमने बताया, इकोनॉमी वहां से तुरंत वापस नीचे की तरफ नहीं मुड़ेगी, वो कुछ देर तक जो हमारा सीसी कर्व है उसके साथ क्रीप करेगी, उसके साथ रेंगती हुई जाएगी। उसका कारण ये है कि जो हमने लैग्स अज्यूम की थी, ना कि कुछ लैग्स होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट लैग्स हैं, कंजम्पशन लैग्स हैं। तो इकोनॉमी जो है उन लैग्स के कारण, जब तक लैग्स का इफेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है वो सीलिंग पॉइंट के साथ साथ चलती रहेगी। यानी जब तक जो लैग्स रिलेशन है वो हमारे इफेक्ट पूरे नहीं हो जाते, उस पीरियड तक वो P1 से P2 तक इट वुड क्रीप अलोंग विद CC, जैसा कि यहां से यहां तक ये CC के साथ क्रीप करेगी और P2 बिंदु पर पहुंच जाएगी। अब P2 हमारा अपर टर्निंग पॉइंट है, P2 अपर टर्निंग पॉइंट है, यहां से इकोनॉमी नीचे की तरफ आना शुरू होगी। कारण हमने बताया था कि इकोनॉमी में सरप्लस जो है वो एक्सेस कैपेसिटी दिखाई देने लगेगी, इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगा, मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर का जो इफेक्ट है वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करने शुरू करेंगे। लेकिन जैसे हमने बताया था, इकोनॉमी जो है यहां से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करेगी। लेकिन ये डाउनवर्ड मूवमेंट जैसा कि डॉटेड लाइन से इस तरीके का नहीं होगा, ये इस तरीके का ना होके किसी दूसरे तरीके का होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने कहा कि इकोनॉमी जो है वो करीब करती हुई P2 तक जाएगी, और P2 से जो अपर टर्निंग पॉइंट है वहां से इकोनॉमी डाउनवर्ड टर्न करेगी, तो डाउनवर्ड साइकिल शुरू होगा। लेकिन ये वापस EE पे आके नहीं रुक जाएगी, वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके नहीं रुक जाएगी, EE पॉइंट को वो क्रॉस करेगी और नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन वो वहां पर भी हमने बताया एक लिमिट से नीचे नहीं जा सकती, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इकोनॉमी P2 से यहां नीचे की तरफ सीधी नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी। उसका कारण मैंने बताया था कि जो एक्सीलेटर है वो काम नहीं करता। जिस तरीके से एकदम स्ट्रेट ऊपर इकोनॉमी ग्रो की, नीचे की तरफ उसी स्पीड से नीचे नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि एक्सीलेटर जो है वो नीचे की डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और कुछ डिसइन्वेस्टमेंट अगर हो भी सकता है तो डेप्रिसिएशन लेवल से नीचे नहीं जा सकता। इसलिए इकोनॉमी के जो गिरने की स्पीड है वो कम होगी, वो इतनी फास्ट नहीं होगी। इस रास्ते से इकोनॉमी जो है वो नीचे ग्रो करेगी और नीचे की तरफ आती हुई वो फ्लोर तक पहुंच जाएगी, यानी जो लोअर लिमिट है उसको क्रॉस कर लेगी। अब जैसा कि मैंने बताया था, इकोनॉमी जो है वो अब्रप्टली या सडनली जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, डॉटेड लाइन के साथ नीचे नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, वो P3Q का रास्ता जो है वो फॉलो करेगी और उससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि मल्टीप्लायर जो है वो लेस देन यूनिटी है, एक से नीचे नहीं गिर सकता, और एक्सीलेटर जो है वो लिमिटेड है बाय रिप्लेसमेंट और डिप्रिसिएशन। तो इसका मतलब वहां पे फ्लोर पे आ जाएगी। अब हिक्स ने हमें ये दिखाया कि डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ एक्सीलेटर है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरह वैसा नहीं होता, जैसा कि इकोनॉमी जब ऊपर की तरफ जाती है। तो अब क्या होगा, जब फ्लोर पे इकोनॉमी आ गई तो लैग्ड इफेक्ट के कारण फिर से ये क्रीप करेगी फ्रॉम Q1 टू Q2, यहाँ पे क्रीप करेगी, और क्रीप करती हुई फिर धीरे धीरे हमारा जो लोअर टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, और लोअर टर्निंग पॉइंट पे क्या होगा ये हमें देखना जरूरी है। लोअर टर्निंग पॉइंट पे धीरे धीरे जो हमारे रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएंगी, इकोनॉमी में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शुरू होगा। धीरे धीरे जब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट शुरू होगा तो उसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना शुरू होगा, और इकोनॉमी में रिवाइवल आना शुरू होगा, और इकोनॉमी जो है ऊपर की तरफ मूव होनी शुरू हो जाएगी, और ये Q2 से फिर से मल्टीप्लायर एक्सीलेटर के इफेक्ट के कारण तेजी से बढ़ती हुई ऊपर की तरफ चली जाएगी, यानी Q2 टू Q3 का मूवमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हिक्स का जो ट्रेड साइकिल है उसमें हमने देखा कि इकोनॉमी जो है इनिशियली यहां से यहां मूव करेगी, फिर मल्टीप्लायर एक्सीलेटर इफेक्ट के कारण यहां जाएगी, यहां से ये कुछ समय के लिए क्रीप करेगी, नीचे गिरती हुई ये P2 से Q1 तक आएगी, फिर लोअर जो फ्लोर है उस पर भी क्रीप करेगी, और उसके बाद जो मल्टीप्लायर एक्सीलेटर का इफेक्ट फिर से सेट इन होगा और ये ऊपर की तरफ मूव होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ट्रेड साइकिल है हिक्स का। आइए अब हम हिक्स के मॉडल की कुछ लिमिटेशन देखते हैं। हिक्स ने यह अज्यूम किया था कि मल्टीप्लायर और जो एक्सीलेटर हैं उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, स्थिर रहती है, लेकिन वास्तव में ये जो है
अव्यवहारिक है, ये अनरियलिस्टिक है, ये जो मान्यता है ये सही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर की वैल्यूज जो हैं वो स्थिर रहती हैं, यानी अल्फा और बीटा जो है वो एक समान नहीं होती, वो चेंज होती रहती हैं। दूसरा, ये जो थ्योरी है एक्सीलेटर की जो प्रिंसिपल है वो इस आधार पर काम करता है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वास्तव में इकोनॉमीज में एक्सेस कैपेसिटी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें पाई जाती है। वो अपना 100% तक हर समय मांग के बढ़ने से वो नया निवेश नहीं करती हैं, उनमें किसी ना किसी हद तक जो है वो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इस आधार पे भी उसकी आलोचना की गई है कि वो एक कांस्टेंट रेट से ग्रो नहीं करता है, जैसा कि हिग्स का मानना था। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ की रेट है वो कम या ज्यादा हो सकती है। अगर कुछ हद तक जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इनकम लेवल का भी फंक्शन है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम नहीं, लेकिन इनकम लेवल का फंक्शन जरूर है। तो जब अपस्विंग में इनकम लेवल बढ़ता है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की गति बढ़ने की अलग होगी, और जब डाउन ट्रेंड है तब उसकी गति अलग होगी। तो बेसिकली ये कहना कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रेट से बढ़ता है ये सही नहीं है। हिग्स की जो एक्सप्लेनेशन है ट्रेड साइकिल की वो काफी मैथमेटिकल और मैकेनिकल है, लेकिन वास्तविक संसार इतना मैथमेटिकल और मैकेनिकल नहीं है, उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, उनकी वो ये आलोचना करता है। कुछ मौद्रिक फैक्टर्स हैं उनकी आलोचना करता है, उनको अपने अंदर शामिल नहीं कर पाता। इसके साथ साथ जो ये थ्योरी है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को केवल एक पैसिव रोल देती है। ये तो कहती है कि रोल है, लेकिन उसका रोल पैसिव है, लेकिन वास्तव में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का एक्टिव रोल होना चाहिए, जो ये थ्योरी अज्यूम नहीं करती है। इसके साथ साथ हिग्स का मॉडल ये मान के चलता है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो पाथ ऑफ आउटपुट से इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो करती है, पाथ ऑफ आउटपुट से हमारा क्या अभिप्राय है, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उस समय कैपिटल भी ग्रो करती है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है। तो इसका मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का लेवल है उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो ग्रोथ पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का जो लेवल है वो ग्रोथ पाथ पे डिपेंडेंट है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर हिग्स ने जो है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में जो अंतर बताया हमें, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो अंतर है जो हमें हिग्स ने बताया वो सही नहीं है। वास्तव में कुछ अर्थशास्त्रियों का जैसे ड्यूजनबरी आदि का यह मानना था कि हर निवेश जो है वो कुछ हद तक ऑटोनोमस होता है और कुछ हद तक इंड्यूस्ड होता है। एक ही प्रकार का निवेश आप ये नहीं कह सकते कि ये निवेश जो है ये ऑटोनोमस है और दूसरे वाला निवेश जो है वो हमारा इंड्यूस्ड है। इसके बाद साथ साथ हिग्स का जो मॉडल है वो मॉनेटरी फैक्टर को भी ध्यान में नहीं रखता है। वास्तव में मॉनेटरी फैक्टर्स जो हैं वो ट्रेड साइकिल्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये लिमिटेशंस थी हिग्स के ट्रेड मॉडल की। आइए अब हम अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जांचने के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द बिजनेस साइकिल सजेस्टेड बाय सैमुअलसन आर एक्सेप्टेड बाय हिग्स। सैमुअलसन ने विभिन्न प्रकार के ट्रेड साइकिल्स बताए थे जो नीचे दिखाए गए हैं, इनमें से कौन सा हिग्स ने एक्सेप्ट किया है? केवल बी, दैट इज एक्सप्लोजिव साइकिल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि हिग्स ने अपनी ट्रेड साइकिल थ्योरीज में जो कंसेप्ट यूज की हैं उनमें से जो नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सी यूज नहीं की है, वो बतानी है। वारंटी रेट ऑफ ग्रोथ, मल्टीप्लायर, एक्सीलेटर, तो करेक्ट वुड बी मनी मल्टीप्लायर कंसेप्ट जो उन्होंने यूज नहीं की है। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हिग्स ने माना था कि मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर की वैल्यू कांस्टेंट है, सही है। हिग्स ने इनकम और इन्वेस्टमेंट में टाइम लैग को रिकॉग्नाइज किया था, यह भी सही है। अपर लिमिट टू ग्रोथ हिग्स के अनुसार वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर के द्वारा डिटरमाइन होती है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के द्वारा डिटरमाइन होती है। हिग्स के मॉडल में एक्सीलेटर जो है वो दोनों फेज में काम करता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फेज में। ये गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फेज में वो काम नहीं करता। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 0 से कम या डिस इन्वेस्टमेंट जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम नहीं हो सकता, जिसके कारण नीचे जो काम करता है या तो वो काम ही नहीं करता है, अगर करता है तो उसकी जो वैल्यू है वो काफी लो होती है। हिग्स ने माना था कि एक स्टैटिक इकोनॉमी है अपने एनालिसिस में, ये गलत है, उन्होंने ऐसा नहीं माना था। हिग्स ने यह माना था कि आरंभ में अर्थव्यवस्था संतुलन में रहती है, ये सही है। हिग्स की थ्योरी जो है वो ग्रोथ पर लिमिट इंपोज करती है, ये सही है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस करने के लिए। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक